नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विलयन, विलयन के प्रकार और सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां। अब जो सांद्रता को व्यक्त करने की अन्य विधियां हैं उनका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। तो नंबर 4 पर विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है मोलरता। सबसे पहले आता मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता की परिभाषा इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर, अगर आप 1 लीटर नहीं पढ़ो तो उसकी जगह लिख सकते हो 1000 मिलीलीटर विलयन में, 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। या फिर 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो अगर हम इस सूत्र के अनुसार मोलरता, परिभाषा के अनुसार मोलरता का सूत्र लिखें, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग मोलरता का सूत्र लिखें, तो विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएंगे? विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और यहां जो विलयन का आयतन होगा वो लीटर में होगा। किसमें होगा? लीटर में होगा। तो 1 लीटर विलयन में आयतन इकाई ले लिया, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या पड़ता है? मोलरता पड़ता है। अब बात करते हैं आयतन मिलीलीटर में। हम जानते हैं कि 1 लीटर में मिलीलीटर की संख्या होती है 1000। अगर इसमें 1000 का भाग दोगे लीटर में बदलने के लिए तो वो 1000 चला जाएगा ऊपर। तो अगर आयतन मिलीलीटर में गुना किससे करोगे? 1000 से। और दूसरी बात है विलय के मोल दे रखे हैं, तो हम जानते हैं कि मोल प्राप्त करने के लिए अलग अलग व्युत्पन्न इकाइयां हैं। अगर द्रव्यमान दे रखा है तो मोलर द्रव्यमान का भाग दिया जाता है। एसटीपी पर आयतन दे रखा है 22.4 का भाग दिया जाता है। कणों की संख्या दे रखी होती है तो अवगाद्रो संख्या का भाग दिया जाता है। तो इसके अनुसार हम जान सकते हैं या हम कह सकते हैं कि मोलरता, जिसको आप कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हो, मोलरता बराबर विलय के मोल नहीं है तो आप लिख सकते हो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। आयतन अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर आप गुना किससे कर लोगे? 1000 से। आयतन को आप V के द्वारा पढ़ सकते हो और आयतन किसका है? विलयन का है। और किस में है? मिलीलीटर में। तो ये मोलरता प्राप्त करने का दूसरा फॉर्मूला है। दोनों ही न्यूमेरिकल सवाल के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में दोनों ही प्रश्न आते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? तो परिभाषा पूछे तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। आयतन बताना है 1 लीटर और किसके मोलों की संख्या? विलय के मोलों की संख्या। जो विलय के मोल है उन मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दूसरा मोलरता का सूत्र लिखो, तो ये और ये दोनों बात एक ही है, जिसमें आयतन को मिलीलीटर में ले लिया यहाँ पर और मोल नहीं है तो मोल प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आता है मोलरता की इकाई। मोलरता की इकाई, ये सारे ही प्रश्न है जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं और सारे एग्जाम में पूछे गए। मोलरता की इकाई होती है, तो मोलरता की इकाई क्या होती है? तो ये देखा आपने सूत्र, मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर। इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर। और मोल प्रति लीटर को अगर आप एक शब्द के रूप में पढ़ो तो आप इसको पढ़ सकते हो मोलर। मोल प्रति लीटर को आप क्या पढ़ सकते हो? मोलर पढ़ सकते हो। ये तो हो गई मोलरता की परिभाषा। न्यूमेरिकल सवाल के लिए सूत्र, सीधे सूत्र भी आता है, मोलरता की इकाई भी पूछी जाती है। अब इस पर हम देखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का इफेक्ट किस प्रकार का होता है? किस पर? मोलरता पर। तो आप सूत्र को ध्यान से देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा।
मोल का मतलब होता है मोल के मोल कितने होते हैं, मोल पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, मोल ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते। यहां पर दे रखा विलयन का आयतन, और आप जानते हो जब भी तापमान बढ़ाते हो तो आयतन बढ़ता है, तापमान में वृद्धि करोगे तो क्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। तो आपने ये कह दिया कि आपने ताप में क्या की, वृद्धि की, ताप को बढ़ाया, ताप में वृद्धि की। ताप में वृद्धि करोगे तो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है, उस आयतन के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, आयतन बढ़ेगा। आयतन और मोलरता एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो आप ये कह सकते हो आयतन बढ़ने के कारण मोलरता के मान में क्या होगी, कमी होगी। महत्वपूर्ण बात है, जानकारी में रखना, जब भी तापमान बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने के कारण मोलरता के मान में सदैव क्या होगी, कमी होगी। ये तो हुई परिभाषा, इकाई और ताप का प्रभाव। इसके अलावा इस पर एक नंबरिकल सवाल और बनता है, जिसको हम सीधा सरल कर सकते हैं। एक सूत्र बताते हैं आपको, कब ये प्रयुक्त होगा, जब प्रश्न में आपको द्रव्यमान प्रतिशत घनत्व दे रखा है और आपको मोलरता ज्ञात करनी है। द्रव्यमान प्रतिशत और विलयन का घनत्व दे रखा है और हमें क्या प्राप्त करनी है, मोलरता प्राप्त करनी है। तो आप यहां पर एक सूत्र काम में ले सकते हो कि विलयन की मोलरता, जिसको आप कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हो, मोलरता बराबर द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय के मोलर द्रव्यमान का भाग दे देना, आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, मोलरता प्राप्त हो जाएगी। महत्वपूर्ण है, आगे काम में भी आएगा। द्रव्यमान प्रतिशत घनत्व दे रखा है, तो इस प्रकार से आप विलयन की मोलरता की गणना कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर दो विलयनों की तुलना करनी है, दो विलयनों की तुलना, दो विलयनों की तुलना करनी है, तो हम किस प्रकार से मोलरता की गणना करते हैं। तो उसके लिए भी एक सूत्र है, पहले विलयन की मोलरता इंटू पहले विलयन का आयतन अपॉन पहले विलयन के मोलों की संख्या बराबर दूसरे विलयन की मोलरता दूसरे विलयन का आयतन अपॉन दूसरे विलयन के मोलों की संख्या। ये दोनों सूत्र तब काम में लोगे, इसका तो उपयोग करोगे जब द्रव्यमान प्रतिशत घनत्व दे रखा है, मोलरता ज्ञात करनी है। इसका उपयोग करोगे दो विलयनों की तुलना में, जो अनुमापन में भी प्रयुक्त होगा। हमारा पहला प्रैक्टिकल है 10 नंबर का, वहां पर भी ये सूत्र काम में आएगा और न्यूमेरिकल सवाल भी हम इस पर करके देखेंगे। तो एक बार देखना, देखे मोलरता कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। मोलरता की परिभाषा पूछी गई है, मोलरता का सूत्र पूछा गया है, मोलरता की इकाई पूछी गई है, मोलरता पर ताप का प्रभाव पूछा गया है, और इन पर नंबरिकल सवाल पूछे जाते हैं। जो चारों फॉर्मूले दे रखे हैं उन पर अभी हम करके देखेंगे। अब मोलरता पर नंबरिकल सवाल, दो अलग अलग प्रकार के सवाल है, इन दोनों ही प्रश्नों को हम सरल करके देखते हैं किस प्रकार से सरल होंगे ये। पहला प्रश्न क्या है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। तो जिसको घोला जाता है वो विलय है, जल में घोला गया है और 500 मिलीलीटर विलयन बना गया। तो दो बातें दे रखी है, पहला दे रखा है आपको विलय, जिसके रूप में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और उसका आपको दे रखा है द्रव्यमान, और वो द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम। ठीक है, दूसरा दे रखा है विलयन का आयतन मिलीलीटर, विलयन का आयतन दे रखा है और कितना दे रखा है 500 मिलीलीटर। अब आयतन मिलीलीटर में बाजार से तो गुना करना ही करना है, दूसरा मोल नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है द्रव्यमान। तो आपको एक आवश्यकता और पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, विलय के मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलर द्रव्यमान की, मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है कि सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, 16, ऑक्सीजन का आप जोड़ करके लिख दो, जानकारी में नहीं है तो 23 प्लस 16 प्लस 1, अगर आप जोड़ दोगे तो इनका कितना बन जाएगा, इनका बन जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल, या आप उनको पढ़ सकते हो म्यू। हमें प्राप्त करनी है मोलरता,
तो अभी हमने एक मोलरता प्राप्त करने का सूत्र लिखा कि मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। क्योंकि आयतन मिलीलीटर में है तो आप गुणा कर लो 1000 से। ये आयतन है, किसका आयतन है, विलीन का आयतन है, और किस में है, मिलीलीटर। मान रख दो, विलेय का द्रव्यमान कितना ग्राम है, 5, विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना ग्राम है, 40, इंटू 1000 अपॉन कितने, 500। आप इसको सरल करोगे तो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, इस 5 से ये 5 कैंसिल, कितना बचा पीछे, 1/4, 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, मतलब 0.25। अब बात करते हैं केवल इतना में छोड़ देना। अब इसके बाद इसकी आएगी इकाई, तो आपने ये लिखा है इस विलयन की हम क्या प्राप्त करते हैं, मोलरता। और वो मोलरता कितनी प्राप्त हुई, 0.25 मोल प्रति लीटर, या फिर मोल प्रति लीटर को आप क्या पढ़ोगे, मोलर। ये इस प्रश्न का हुआ आपका आंसर, सांद्रता प्राप्त हुई। ये एग्जाम में प्रश्न जो पूछा गया है वो 3 बार पूछा गया, केवल अंतर इतना है तीनों बार में बेटा कि NaOH का जो द्रव्यमान दे रखा है वो द्रव्यमान एक में 5 ग्राम दे रखा है, एक में 4 ग्राम दे रखा है, एक में 20 ग्राम दे रखा है। तीनों में ही प्राप्त करनी है मोलरता, केवल विलेय के द्रव्यमान में परिवर्तन है। तो पीछे आप सरल करोगे तो आराम से सरल हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये है कि 10% द्रव्यमान H2SO4 के जलीय विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो विलयन की मोलरता की गणना करो। तो 2 बातें दे रखी है, क्या दे रखी है, एक तो दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। एक क्या दे रखा है, विलयन का घनत्व दे रखा है, कितना दे रखा है घनत्व, 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। आपको प्राप्त क्या करनी है, मोलरता प्राप्त करनी है। तो अभी हमने 2 मिनट पहले एक सूत्र लिखा था कि विलयन की मोलरता अगर द्रव्यमान प्रतिशत और घनत्व दे रखा होता तब इस प्रकार से प्राप्त की जाती है, मोलरता बराबर द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान है, किसका मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये फॉर्मूला है, मान रखना है हमें। तो मोलरता बराबर द्रव्यमान प्रतिशत 10, घनत्व 1.84 इंटू 10 अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। आप H2SO4 का निकाल करके देख लो, जोड़ करके निकालोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको 98 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सरल करोगे तो आपने इसको ऐसे सरल कर दिया कि ये 10 हटा तो नीचे आ गए 2 जीरो, इस और इस 2 जीरो से ये कैंसिल, फिर क्या बच गया पीछे मान, के पीछे मान बच गया 184 में आपको भाग किसका देना है, 184 में आपको भाग देना है 98 का। अगर इसका भाग दोगे तो आपको इस विलयन की मोलरता लगभग प्राप्त हो जाएगी 1.8, और इकाई लिखोगे तो मोल प्रति लीटर, या फिर उसको क्या पढ़ लोगे, मोलर। ये हो गई इस विलयन की सांद्रता। दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं और दोनों पूछे भी जाते हैं इसी प्रकार से। तो ये हुई मोलरता और मोलरता को व्यक्त करने की विधियां। इसके बाद अगली विधि पढ़ते हैं, एक बार ले लो इसका देखे स्क्रीन। अब सांद्रता को व्यक्त करने की अगली विधि है मोलरता के बाद में मोललता, जिसको स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा होती है ये 1 किलोग्राम, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में, महत्वपूर्ण बात है ना, विलायक 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। दोनों में अंतर है, वहां 1 लीटर आयतन था और वो विलयन का था, यहाँ द्रव्यमान है और वो केवल द्रव्यमान किसका है, विलायक का। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, जिसको स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
अब मोललता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि मोललता ज्ञात करने का सूत्र होता है कि मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान किस में होना चाहिए भाई? ये द्रव्यमान होना चाहिए किलोग्राम। अगर ये ग्राम में होगा तो वही बात है, 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000। इस ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का भाग दोगे, जो भाग दिया जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। और मोल नहीं दे रखे तो मोल ज्ञात करने का भी जैसे आपने सूत्र लिखा वैसे यहां पर भी लिख सकते हो इसको। तो इसका सूत्र व्युत्पन्न करके ऐसे भी पढ़ सकते हो, मोललता, मोलरता नहीं मोललता, मोललता स्मॉल m, मोललता बराबर क्या हो जाएगी? विलेय के मोल की जगह आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ऊपर गुणा किससे करोगे? 1000 से। क्यों? क्योंकि यहां द्रव्यमान है वो किसका है? विलायक का। और किस में है? ग्राम में। ये मोललता को प्राप्त करने का दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी इकाई की, मोललता की इकाई, मोललता की इकाई। मोललता का मात्रक क्या होता है? तो सूत्र होता है मोललता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति किलोग्राम। और मोल प्रति किलोग्राम नहीं पढ़ो तो इसको पढ़ सकते हो मोलल, उसको पढ़ा था मोलर, इसको पढ़ सकते हो मोलर। ये हो गई इसकी इकाई। अब बात करें उस पर ताप का प्रभाव, मोललता पर ताप का प्रभाव। तो यहां पर आप राशियां देखो, मोललता बराबर क्या है? विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। तो ताप द्वारा मोल प्रभावित नहीं होता है, ताप द्वारा द्रव्यमान भी प्रभावित नहीं होता है। न तो ताप पर मोल पर कोई प्रभाव होता है ताप का, और न ताप का द्रव्यमान पर प्रभाव होता है। दोनों राशियां परिवर्तित नहीं होती है, तो मोललता के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप यहां पर लिख सकते हो ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं, मीन्स अप्रभावित रहती है। इसलिए 2024 में एक प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मोलरता और मोललता दोनों में से किस सांद्रता के द्वारा शुद्धतम मान को प्राप्त किया जाता है? शुद्ध मान कौन सा होता है? कौन सी सांद्रता ज्ञात करने की विधि है वो उपयुक्त है? तो सांद्रता ज्ञात करने की इन दोनों की तुलना करोगे तो उपयुक्त कौन सी है? मोललता। और ऐसे पूछ ले उपयुक्त क्यों है? मोललता की तुलना में मोललता सांद्रता प्राप्त करने की उपयुक्त विधि है, शुद्धतम विधि है। क्यों? तो उसका कारण है मोललता तो ताप द्वारा प्रभावित होती है और मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, इसलिए ये मोललता की तुलना में क्या है? बेस्ट। अब हम इस पर करते हैं एक प्रश्न की बात कि किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो ये हमने एक उदाहरण ले लिया, देखो जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 10% द्रव्यमान H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो मोललता ज्ञात करो। देखो इसमें मोलरता से भी प्रश्न आया गया, मोललता से भी प्रश्न आया गया है। तो आपको यहां पर क्या दे रखा है? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत 10% H2SO4 का जलीय विलयन, ठीक है। आप इसमें जलीय विलयन पढ़ सकते हो। जलीय विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो ये दे रखा है, इसका मतलब आप ये पढ़ सकते हो इसको कि H2SO4 का द्रव्यमान 10% होने के कारण कितना ग्राम होगा? 10 ग्राम होगा। फिर यहां पर आप ये कह सकते हो H2O का द्रव्यमान कितना होगा कि 100 में से इसको माइनस कर लो, पीछे कितना बच जाएंगे? 90 ग्राम बच जाएगा। आपको मोलर द्रव्यमान की भी आवश्यकता होगी तो लिख दिया विलेय का मोलर द्रव्यमान, और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है? 98
ग्राम प्रति मोल होता है। आपको क्या प्राप्त करनी है, यहाँ पर मोललता प्राप्त करनी है। मोललता प्राप्त करने का सूत्र क्या है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। क्योंकि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो ऊपर गुना करना पड़ेगा आपको 1 से, और यहाँ द्रव्यमान है वो किसका है, विलायक का, और किस में है, ग्राम में। ये हो गया फॉर्मूला। मान रख दो, तो मान रखा तो आपने ये पढ़ लिया, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान 10, मोलर द्रव्यमान 98, 1000 से गुना करना है, और विलायक का द्रव्यमान कितना है, 90। सरल करोगे तो इन दो जीरो से, इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, फिर भाग किसमें देना है, 1000 में 98 का भाग देना। अगर दोगे तो इसका मान आ जाएगा 1.34 मोल प्रति किलोग्राम, या फिर इसकी जगह क्या पढ़ सकते हो आप, मोलल। ये आ गई विलयन की क्या, मोललता। तो एक बार दोबारा देखना, देखें इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है मोललता किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। दूसरा प्रश्न बनता है मोललता का सूत्र लिखो। तीसरा प्रश्न बनता है इकाई मोल प्रति किलोग्राम। चौथा प्रश्न बनता है मोललता ताप द्वारा प्रभावित होती है या नहीं, तो प्रभावित नहीं होती है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। चौथा प्रश्न बनता है इसी पर, मोलरता और मोललता में से बेस्ट कौन सी है, मोललता बेस्ट है। किस लिए बेस्ट है, क्योंकि ये ताप द्वारा क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। और लास्ट प्रश्न बनता है इस पर न्यूमेरिकल सवाल। ये सांद्रता को व्यक्त करने की विधि हो गई नंबर 5 मोललता। एक बार ले लो इसका, देखे स्क्रीनशॉट। अब सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। किसे कहते हैं, तो इसके लिए परिभाषा आप ये कह सकते हो कि 1 मिलियन मिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को पीपीएम कहते हैं। किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं इसको, 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, विलेय के द्रव्यमान को, 1 मिलियन मिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, या आप इसकी जगह ये भी कह सकते हो 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को। एक मिलियन मिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को मींस भार भागों की संख्या को पीपीएम, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। ये हो गया पीपीएम का परिभाषा। 1 मिलियन मिलियन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को, क्योंकि कम मात्रा में होगी तो उसको पीपीएम पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़ा था, बट यहाँ पर गुणा किया जाएगा वो 10 की पावर 2 से नहीं करके करेंगे हम 10 की पावर 6 से। 2 से करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता, और 1 मिलियन ले लोगे तो यहाँ पर भी आपने लिया 10 की पावर 6 और यहाँ पर भी 10 की पावर 6, दोनों कैंसिल हो गए। विलेय का द्रव्यमान है वही क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है। 1 मिलियन मिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को पीपीएम कहते हैं। फिर पीपीएम की इकाई भी क्या होगी, पीपीएम होगी, पार्ट पर मिलियन होगी। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग प्रदूषण लेवल की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। जहां पे कोई पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को प्रदर्शित करने के लिए सांद्रता को किस में व्यक्त किया जाता है, पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। एक इस पर एग्जाम्पल करके हम देखते हैं। ये देख लिया हमने, देखे समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 2.0 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है। तो
सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो। सांद्रता को किस में ज्ञात करना है? पीपीएम में ज्ञात करना है। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, मीन्स विलयन का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम, और विलय कितना गुला हुआ है? 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। तो आपने ये लिख दिया विलय। विलय के रूप में क्या है? फ्लोराइड। फ्लोराइड, उस फ्लोराइड का क्या दे रखा है? फ्लोराइड का दे रखा है द्रव्यमान। फ्लोराइड का क्या दे रखा है? द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान कितना दे रखा है? 2.0 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम दे रखा है। फिर क्या दे रखा है? विलयन का द्रव्यमान दे रखा है। विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? विलयन का द्रव्यमान, कि विलयन का द्रव्यमान दे रखा है 1 किलोग्राम, मीन्स कितना ग्राम हो गया? 1000 ग्राम हो गया। आपको ज्ञात क्या करनी है? पीपीएम। पीपीएम बराबर क्या होता है? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन किसका द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान, और गुणा किससे करना है? 10 की पावर 6 से। सरल कर लो, विलय का द्रव्यमान कितना है? 2.0 इंटू 10 की पावर -3 इंटू किससे गुणा करना है? 10 की पावर 6 से। नीचे की तरफ क्या है? 1000, 1000 मतलब 10 की पावर 3। ये 3 ऊपर गई तो -3, मतलब इन दोनों से ये दोनों क्या हो गई? कैंसिल हो गई। जोड़ोगे माइनस प्लस कैंसिल हो गई, 0 हो गई। पीछे बचा 2, तो सांद्रता कितनी प्राप्त हो गई? 2.0 ppm। ये प्राप्त हो गई विलयन की सांद्रता। तो ये सांद्रता को व्यक्त करने की विधि नंबर हो गई 6। यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है पीपीएम किसे कहते हैं? 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या को। दूसरा पीपीएम से संबंधित फॉर्मूला पूछा जाता है, जो 2 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पीपीएम ज्ञात करने का सूत्र लिखो। पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। नंबरिकल सवाल इस पर पूछा गया वो ये है, समुद्री जल में फ्लोराइड घुला हुआ है तो उसमें सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो। ये सांद्रता प्राप्त करनी हमने पीपीएम। एक इस पर प्रश्न बन सकता है चौथा, वो ये पूछा जा सकता है पीपीएम के द्वारा सांद्रता को किस के रूप में या कहां पर व्यक्त करते हैं? अधिकांश है तो वो जहां पर भी प्रदूषण स्तर होता है उसको मापने के लिए पीपीएम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल में प्रदूषण का स्तर है वो कम है, और अगर विलय कम मात्रा में घुला हुआ है तो सांद्रता को पीपीएम के रूप में व्यक्त करते हैं। अब सांद्रता को व्यक्त करने की विधि नंबर 7 वो है मोल भिन्न या मोल अंश। मोल भिन्न भी पढ़ सकते हो या फिर इसकी जगह मोल अंश का उपयोग भी कर सकते हो। मोल भिन्न या मोल अंश, विलयन प्रावस्था में मोल भिन्न या मोल अंश को जिस अवयव की भी निकालनी है उसको कैपिटल एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो ये किसे कहते हैं? तो किसी भी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोल के अनुपात के तुल्य होती है। तो ये परिभाषा बन गई। किसी अवयव की मोल भिन्न, की मोल भिन्न उस अवयव के मोल व विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल के अनुपात के तुल्य होती है। किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोल व विलयन के कुल मोल के अनुपात के तुल्य होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। द्विअंगी विलयन है मान लिया, विलय प्लस विलायक। इसके मोलों की संख्या मान लिया आपने n विलय है और इसके मोलों की संख्या मान ली n विलायक है। ठीक है, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? n विलय प्लस n विलायक, दोनों का योग है वो विलयन के कुल मोलों की संख्या को प्रदर्शित करेगा।
अब हमें दो अवयव की मोल बिन ज्ञात करनी है। पहले लिख दिया नंबर 1 विलय की मोल बिन। मोल बिन को किसके द्वारा प्रदर्शित करता है? कैपिटल एक्स के द्वारा। जिस अवयव की होगी उस अवयव को यहां पर लिख देंगे विलय की मोल बिन। क्या बनेगा सूत्र? उस अवयव के मोल मीन्स आपने लिख दिए विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन कुल मोल मीन्स विलयन के मोल, विलयन के मोल। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो एक्स विलय बराबर एन विलय अपॉन एन विलय प्लस विलाय। ये विलय की मोल बिन आ गए। अगर आप विलय की मोल बिन नहीं निकाल करके विलाय की निकालते, विलाय की मोल बिन, किसकी मोल बिन निकालते हो? विलाय की मोल बिन। तो आप एक्स विलाय के द्वारा पढ़ोगे विलाय के मोल अपॉन कुल मोल। तो इसको आप कैसे पढ़ सकते हो? एन विलाय अपॉन एन विलय प्लस एन विलाय, दोनों का योग है वो उस विलाय की मोल बिन कहलाएगा। अब एक इसमें महत्वपूर्ण बात है ये कि मिश्रण में चाहे वो 2 अवयव है, 3 अवयव है, 4 अवयव है, 5 अवयव है, कितने भी है, बहुअंगी विलयन है चाहे द्विअंगी विलयन है, मिश्रण में सभी अवयवों की मोल बिन का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि पहला अवयव है विलय और दूसरा अवयव है विलाय। इन दोनों अवयवों की मोल बिन का योग, विलय की मोल बिन व विलाय की मोल बिन का योग, या मिश्रण में अवयवों की मोल बिन का योग, वो सदैव कितना होता है? 1 होता है। अब इसको एक बार वापस देख लो। मोल बिन किसे कहते हैं? कि किसी अवयव की मोल बिन उस अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोल के अनुपात के तुल्य होती है। तो हमने यहाँ पर एक विलयन लेकर के उसके दोनों के लिए सूत्र लिख दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है चाहे द्विअंगी विलयन है चाहे बहुअंगी विलयन है, मिश्रण में अवयवों की मोल बिन का योग कितना होता है? 1 होता है। एक बात कर लेते हैं इस पर एग्जाम्पल की। ए के 0.5 मोल व बी के 4.5 मोल है तो ए की मोल बिन ज्ञात करो। ए की क्या ज्ञात करनी है? मोल बिन ज्ञात करनी है। ए की मोल बिन किस प्रकार की होती है? तो यहां पर हमें क्या दे रखा है? ए के मोल दे रखे हैं तो मोल को स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए के 0.5 मोल आपने लिख दिए। बी के मोलों की संख्या हो गई 4.5 मोल, ये ए के हो गए 0.5 मोल। विलयन के मींस मिश्रण के कुल मोल एन कुल मोल कितने हो जाएंगे कि 0.5 प्लस 4.5 5.0 मोल। हमें क्या ज्ञात करनी है? मोल बिन। किसकी मोल बिन ज्ञात करनी है? ए की। तो आपने लिख दिया मोल बिन ए की बराबर ए के मोल अपॉन मिश्रण के कुल मोल ए प्लस बी के मोल। ए के मोलों की संख्या 0.5 और कुल मोलों की संख्या 5.0। अगर यहाँ पर आप सरल करोगे तो मोल बिन प्राप्त हो जाएगी ए की। ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल से मोल कैंसिल, ये दशमलव कैंसिल मीन्स आपको प्राप्त हो गया 0.1। मोल बिन है वो ए की कितनी हो गई? 0.1। अगर आप बी की भी निकालना चाहते हो तो 1 में से 0.1 को माइनस कर लो, बी की मोल बिन आ जाएगी 0.9 क्योंकि मिश्रण में मोल बिन का योग कितना होता है? 1। तो ये सांद्रता को व्यक्त करने की विधि हो गई पीपीएम और ये हो गई मोल बिन। इससे पहले 5 विधियां हमने और पढ़ी तो ये हुई सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विलेयता। अगर आपको हमारा चैनल ठीक लगा, आपकी जानकारी में आया, समझ में आया तो हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।